हमने पिछले वाली वीडियो में ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डील किया था। और हमने इससे रिलेटेड कई ऐसे सेंटेंस भी लिया जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि सेंटेंस में कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन, कौन प्रीपोजिशन और कौन कंजक्शन। हमने वहाँ पर ये भी देखा कि किस तरह एक वर्ड एक सेंटेंस में कहीं प्रीपोजिशन का काम कर रहा है तो वही वर्ड किसी दूसरे सेंटेंस में कंजक्शन का रोल निभाता है। इसी तरह जिस तरह हमने इस 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने डील किया बिल्कुल सेंटेंस और एग्जाम्पल के साथ, अब हम बाकी ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में यहाँ पे डिटेल में एनालाइज करेंगे ताकि सेंटेंस में वर्ड्स को देखते ही हम तुरंत उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़ी बेहतरीन तरीके से पकड़ लें। तो आइए बाकी 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिना विलंब किए हुए आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले वर्ब। अब यहाँ पे हमें ये सबसे पहले जानना है कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब की डिफिनेशंस और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में समझ बैठ जाता है तो वर्ब्स को सेंटेंस में से सेग्रीगेट करना हमारे लिए इजी होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि वर्ब का 3 डिफिनेशन है और इस 3 डिफिनेशंस के बेसिस पे हम यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस के जरिए से मैं समझाऊंगा ताकि आप भी सेंटेंस में आए हुए जितने भी वर्ड्स हैं उस वर्ड्स को देखते ही वर्ब की पहचान कर सकें। वर्ब सबसे पहले वर्ब्स जो है ये डिनोट करता है, वर्ब्स डिनोट करता है किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन को। इट डिनोट्स एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है अगर वो किसी तरह का एक्शन या किसी तरह का वर्क करता है तो वर्ब उस चीज़ को डिनोट करता है। दूसरा, वर्ब जो है वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टेट भी डिनोट करता है। इट डिनोट्स अ स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब का अगर तीसरा डिफिनेशंस अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वर्ब कहीं ना कहीं किसी भी सब्जेक्ट का रिलेशंस या तो उस सब्जेक्ट का पोजीशंस को भी डिनोट करता है। इट डिनोट्स रिलेशन और पोजीशन। भैया किसका रिलेशन और किसका पोजीशन? तो सब्जेक्ट का, ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए आपको मिनिमल या तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, रमेश ईट्स। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में यहाँ पर देखिए रमेश ईट्स, इस सेंटेंस में यहाँ पर ये रमेश, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। अब अभी अभी हमने आपको बताया कि एक सेंटेंस को कम से कम कंप्लीट होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की आवश्यकता होती है। तो जब कभी भी सेंटेंस में जब वर्ब प्रयुक्त होता है तो कहीं ना कहीं ये वर्ब या तो सब्जेक्ट का एक्शन को डिनोट करेगा या तो ये वर्ब कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का स्टेट को डिनोट करेगा या तो ये वर्ब कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट का रिलेशंस या तो पोजीशन को डिनोट करता है। आइए वर्ब को और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ और एग्जांपल के जरिए से वर्ब को और भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में जिसमें आई लव रीडिंग बुक, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और इस सब्जेक्ट का क्या एक्शन है कि ये लव कर रहा है, किससे? किताब से, किताबों से ये लव कर रहा है और किताबें पढ़ना इसके लिए मोहब्बत है। भैया इस सब्जेक्ट के लिए किताबें पढ़ना मोहब्बत है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कोई एक्शन कर रहा है और ये एक्शन ही वर्ब है। यहाँ पर देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट लव कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई एक्शन कर रहा है, इसीलिए ये एक्शन वर्ड को आप वर्ब बोल सकते हैं। इसीलिए वर्ब डिनोट्स करता है किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन को। तो इस वाले सेंटेंस में इस सब्जेक्ट का ये एक्शन है तो ये एक्शन वर्ड वर्ब कहलाया। दूसरे सेंटेंस में रमेश इज रनिंग, अब यहाँ पर देखिए ये जो रनिंग है ये वर्ब है और कहीं ना कहीं रमेश किसी एक्शंस को
क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर रनिंग इस सब्जेक्ट के लिए एक एक्शन वर्ड हुआ, और यहाँ पर इज भी एक वर्ब है, पर यहाँ पर इज को स्टैटिक वर्ब बोलेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट के स्टेट और इस सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को डिनोट करता है। इसीलिए इज भी वर्ब है, पर एक ऐसा वर्ब जिसे आप स्टैटिक वर्ब, या तो ये एक ऐसा वर्ब है जो रमेश जैसे सब्जेक्ट्स को, इसके स्टेट्स को डिनोट करता है, इसके स्टेट्स को यहाँ पे एनालाइज करता है। अब यहाँ पर देखिए तीसरे सेंटेंस में दे आर गुड। अब यहाँ पर देखिए आर एक वर्ब है, पर एक्शन वर्ब नहीं मेरे मित्र, बल्कि आर को आप एक ऐसे वर्ब्स बोल सकते हो जो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स के स्टेट को डिनोट करता है। यहाँ पर दे एक प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन के स्टेट्स को ये आर डिनोट करता है, इसीलिए इस आर को आप स्टैटिक वर्ब कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आर इस सब्जेक्ट के स्टेट्स को एनालाइज कर रहा है, इसीलिए हम आर को स्टैटिक वर्ब कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए आई हैव अ बाईसाइकिल। अब यहाँ पर हैव भी एक वर्ब है, पर यहाँ पर हैव ना ही स्टैटिक वर्ब है और ना ही एक्शन वर्ड, बल्कि हैव कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का पोजीशन और सब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशंस को डिनोट करता है। इसीलिए इस हैव को हम एक ऐसे वर्ब कहेंगे जो कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट के रिलेशंस या पोजीशंस को डिनोट करता है। आई हैव अ बाईसाइकिल यानी सब्जेक्ट्स को कोई ना कोई अधिकार शो करता है, इसीलिए ये हैव यहाँ पे ना ही एक्शन वर्ब ना ही स्टैटिक वर्ब, बल्कि एक ऐसे वर्ब को डिनोट करता है जो सब्जेक्ट के रिलेशंस और पोजीशंस को बड़ी बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर रहा है। अब यहाँ पर वर्ब को हमने समझ लिया, वर्ब के अलावा अब हमें यहाँ पे एडजेक्टिव समझना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर एडजेक्टिव सबसे पहले किसे कहेंगे। सबसे पहले हम एडजेक्टिव के बारे में समझते हैं, और उसके बाद एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लेंगे, और फिर सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ड्स में से हम एडजेक्टिव को कैसे सेग्रीगेट करेंगे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले एडजेक्टिव कहते किसे हैं, तो एडजेक्टिव सबसे पहले इसे मैं दो तरीके से डिफाइन करता हूं, और शायद कहीं ना कहीं इस एडजेक्टिव का निचोड़ इसके डिफिनेशंस में ही प्रेजेंट है। एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उस नाउन्स या प्रोनाउंस को क्वालिफाई करता है, उस नाउन्स या प्रोनाउंस की फीचर्स या प्रॉपर्टी को बड़े बेहतरीन तरीके से एनालाइज करता है। दूसरे तरीके से हम इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एडजेक्टिव एक क्वालिफाइंग वर्ड्स होता है, क्वालिफाइंग वर्ड। अब इस दो डिफिनेशंस के जरिए से अब मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है और कैसे एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसी नाउन्स या प्रोनाउन को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 4 सेंटेंस लिया है, और इस 4 सेंटेंस में एडजेक्टिव को कैसे हम नोटिस करेंगे इस चीज़ को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए रमेश में, सॉरी हमने यहाँ पर एच देना भूल गया। रमेश इज इंटेलिजेंट, कहीं ना कहीं रमेश नाउन है, प्रॉपर नाउन, और ये इंटेलिजेंट, ये ब्रिलियंसी या तो इस नाउन के किसी ना किसी गुण को दर्शाता है, एक इंटेलिजेंसी या एक ब्रिलियंसी को दर्शाता है। तो ये इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है जो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इंटेलिजेंट जैसे वर्ड से। तो हम यहाँ पर इस इंटेलिजेंट को एडजेक्टिव बोलेंगे। एडजेक्टिव क्योंकि ये एक नाउन की गुण या विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव का डिफिनेशन ये होता है, या तो ये किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा। अब दूसरे सेंटेंस में आई हैव अ ब्यूटीफुल शर्ट। शर्ट यहाँ पे नाउन है। एक चीज़ हमने यहाँ पे बताना भूल गया कि एडजेक्टिव जब कभी भी सेंटेंस में प्रयुक्त होता है तो कभी भी नाउन के पहले ही आएगा। हमने क्या बोला, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, कि जब कभी भी एडजेक्टिव सेंटेंस में प्रयुक्त होगा तो कहीं ना कहीं वो नाउन के पहले ही प्रयुक्त होगा। अब यहाँ पे देखिए ये शर्ट एक नाउन है, और नाउन से पहले ये जो ब्यूटीफुल आया है ये एडजेक्टिव है। और अभी अभी हमने डिफिनेशंस में क्या कहा कि एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड से ये डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन की फीचर या प्रॉपर्टी को, या उसके गुण या अवगुण को। या तो एडजेक्टिव को हम क्वालिफाइंग वर्ड्स बोलते हैं, ये क्वालिफाई करता है किसी तरह की गुण को, किसी तरह की प्रॉपर्टी या फीचर्स को। तो यहाँ पर शर्ट की ब्यूटी को, शर्ट की सुंदरता को ये ब्यूटीफुल वर्ड्स क्वालिफाई कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके फीचर्स को एनालाइज कर रहा है, इसीलिए ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। क्लियर?
अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर दिया हुआ है दे प्ले इन अ राउंड फील्ड, जिस फील्ड में खेल रहा है उस फील्ड का आकार राउंड है। और अभी अभी हमने बोला कि जब कभी भी एडजेक्टिव सेंटेंस में प्रयुक्त होगा नाउन के पहले, फील्ड नाउन है और नाउन से पहले अगर ये राउंड प्रयुक्त हुआ है तो इस राउंड को हम एडजेक्टिव कहेंगे। कहीं ना कहीं इस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, कहीं ना कहीं इस नाउन को ये राउंड जैसा शब्द क्वालिफाई कर रहा है, फील्ड को प्रॉपर्टी या फीचर से उसे डिनोट कर रहा है, इसीलिए ये राउंड एडजेक्टिव है। अक्सर बच्चे ये बोलते हैं कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना क्या ज़रूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का वो बुनियाद या वो खंभा है जो शायद इसे बिना जाने ग्रामर्स के बाकी पोर्शंस को पढ़ना बेबुनियाद है। अगर आप ग्रामर के बाकी पोर्शंस को बड़ा बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं या तो फिर ग्रामर के बाकी कॉन्सेप्ट्स को आप बड़े बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग विपन की तरह स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक डिटेल जानकारी होना चाहिए, ताकि ग्रामर के बाकी आगे वाले पोर्शंस या हायर क्लास में जब आप ग्रामर्स को स्टडी करें तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मदद करे उस कॉन्सेप्ट्स को बड़े इजीली से समझने के लिए। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना जरूरी है और बच्चों को भी इवन स्कूल में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड डिटेल कॉन्सेप्ट्स बच्चों को देना बहुत ही जरूरी है। इससे उसके दिमाग में ग्रामर से रिलेटेड एक इनोवेशंस, एक अजीब तरह का इमेजिनेटिव पावर इवॉल्व होता है, ताकि वो लैंग्वेज और ग्रामर्स के बीच की रिलेशंस को समझ सके और आसानी से ग्रामर को एक वीपन बनाकर लैंग्वेज को बड़े बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव कर सके। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले जरूरी है। आगे यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस में यहाँ पर देखिए माई ब्रदर इज स्मार्ट। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में दो एडजेक्टिव आए हुए हैं। यहाँ पर माई को आप कभी भी भूल से ना प्रोनाउन मत बोल देना, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि किसी भी नाउन के पहले अगर कोई वर्ड प्रयुक्त होता है तो या तो वो एडजेक्टिव होगा या आर्टिकल होगा या तो फिर प्रीपोजिशन होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्रदर नाउन है और नाउन के पहले जो ये माई प्रयुक्त हुआ है ये एक एडजेक्टिव है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कई काइंड्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अलावा कई और काइंड्स हैं, इसे भी आगे के वीडियो में डिटेल में लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ब्रदर के पहले जो माई है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा एडजेक्टिव स्मार्ट है, कहीं ना कहीं ये ब्रदर के स्मार्टनेस को, स्मार्ट जैसे वर्ड्स क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए ये स्मार्ट एडजेक्टिव है। आई होप एडजेक्टिव क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर एडवर्ब को आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर वर्ब से पहले ऐड हो गया, अगर इस वर्ड को थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे ना तो आपको दो वर्ड मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये ऐड है, इसे मैं अलग एक वर्ड बना दिया और फिर यहाँ जो वर्ब है इतना, इस वर्ब को हमने यहाँ पर ऐसे अलग कर दिया। अब यहाँ पर देखो, जिस तरह नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स हैं जिसे एडजेक्टिव बोलते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स हैं जिसे एडजेक्टिव कहा जाता है, उसी तरह वर्ब्स को भी क्वालिफाई किया जाता है, वर्ब्स को भी डिस्क्राइब किया जाता है। और वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है उसी को एडवर्ब कहते हैं। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा एडवर्ब, यानी वर्ब में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस आ जाना या वर्ब्स के आगे या पीछे कुछ ऐसे वर्ड्स को जोड़ देना जिससे वर्ब्स को क्वालिफाई कर दे, वर्ब्स को मॉडिफाई कर दे, उस वर्ब को डिस्क्राइब कर दे। अब आइए मैं एडवर्ब से रिलेटेड कुछ सेंटेंस को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ड्स में आप एडवर्ब को कैसे नोटिस करेंगे और उस एडवर्ब को कैसे सेंटेंस से सेग्रीगेट करेंगे। सेंटेंस को मैं आगे एनालाइज करने से पहले एडवर्ब का कुछ डिफिनेशंस को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। कहीं ना कहीं ये डिफिनेशंस 50 to 60% हमारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा। एडवर्ब क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब क्वालिफाई, ये कहीं ना कहीं क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई, इट क्वालिफाई वर्ब, या तो एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, इट क्वालिफाई एडजेक्टिव, या तो इट क्वालिफाई अदर एडवर्ब, अदर एडवर्ब। हमने क्या बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। एडवर्ब कहीं ना कहीं किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या तो एडवर्ब कहीं ना कहीं किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा,
या तो एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब्स के 3 फंक्शन, ऐसा नहीं कि जैसे एडजेक्टिव या तो नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई कर रहा था, पर यहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को भी क्वालिफाई, ये एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा और ये एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं ये जो 3 सेंटेंस लिया हूँ, इस 3 सेंटेंस के जरिए से मैं एडवर्ब्स के इस तीनों डिफिनेशंस को सूट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये तीनों डिफिनेशंस इस सेंटेंस में प्रयुक्त एडवर्ब्स को इस तरह से अप्रोप्रिएट कर दे, सूट कर दे, ताकि आप इस डिफिनेशंस के जरिए से एडवर्ब्स की कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने पहला सेंटेंस लिया है, माई मॉम इज बीटिंग बैडली, मेरी मम्मी बड़ी बुरी तरीके से पीटती है। यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस को बोलने से ना मेरे को एक बात याद आ गई। जब आप बचपन में थे तो बचपन में क्या होता है कि जब आप किसी गलती को बार बार दोहराते हो, एक बार नहीं, कभी भी पेरेंट्स ना अपने बच्चों को एक बार गलती करने पर नहीं मारते। जब सेम गलती, यानी कि एक टाइप की जो मिस्टेक है उसे बार बार अगर कोई बच्चा रिपीट करता है ना, तब कोई टीचर या पेरेंट्स उसे मारता है। और बचपन में जब मम्मी मारते हैं ना बच्चे को, तो दौड़ा दौड़ा के, और मारते वक्त दूसरा राउंड फिर एक बार पीटती है और फिर ये कहती है कि तेरे वजह से मेरी चूड़ी टूट गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सेंटेंस है माई मॉम इज बीटिंग बैडली, तो यहाँ पर जो बैडली है ये हमारा एडवर्ब है। ये एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये जो बिट, ये जो हमने इसको सर्किल किया, ये वर्ब है और कहीं ना कहीं ये बैडली जो वर्ड है इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और अभी अभी हमने बोला कि एडवर्ब क्या है? जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो बैडली है एडवर्ब है जो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि मैक्सिमम जो एडवर्ब जो होते हैं ना, उनके वर्ड के अंत में ly जरूर लगा होगा सफिक्स के रूप में। पर ध्यान दीजिए कि हर एडवर्ब ly जैसे वर्ड्स को अपने लास्ट में प्रयुक्त होने नहीं देता। कुछ ऐसे भी एडवर्ब हैं जिनके अंत में ly नहीं होता पर वो एडवर्ब होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फास्ट, ये एक एडवर्ब है पर लास्ट में ly नहीं है। वेल, ये एक एडवर्ब है, लास्ट में ly नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए नेवर, ये एक एडवर्ब है, लास्ट में ly नहीं है। इसी तरह आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि एडवर्ब को समझने के लिए या एडवर्ब को सेंटेंस से सेग्रीगेट करने के लिए आपको डिफिनेशंस को बड़ा डीपली समझना पड़ेगा, ना कि मोटा मोटी बस ये समझ लेना कि सर एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है ना जिसके अंत में ly होता है, और जहाँ ly होगा तो हम कहेंगे कि वो वर्ड एडवर्ब है। भैया ये मोटा मोटी डिफिनेशंस है और ये मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग है, और ये अंडरस्टैंडिंग हर जगह सूट नहीं करता, कहीं ना कहीं ये रूल्स फेल हो जाता है। इसीलिए आपको बस डिफिनेशंस को समझना है और सेंटेंस में से इस एडवर्ब को छांट देना है। आगे यहाँ पर देखिए, आई हैव वेरी ब्यूटीफुल पेन। अभी अभी हमने यहाँ पर डिफिनेशंस में बोला कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब की डिस्क्राइबिंग नहीं करता, वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, बल्कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव से पहले जो ये वर्ड आया हुआ है ये एडवर्ब है जो कहीं ना कहीं इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। इसीलिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को भी। यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए आगे जो लास्ट सेंटेंस है, यहाँ पर दिया हुआ है दे रन फास्ट। अब यहाँ पर रन क्या है? वर्ब। वे लोग काफ़ी तेज दौड़ते हैं लेकिन तेज दौड़ते हैं, यानी कि उसकी दौड़ने की जो गुण है उसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। और यहाँ पर ये वर्ब है तो इस वर्ब को डिस्क्राइब किया जा रहा है फास्ट जैसे वर्ड से, तो ये फास्ट एडवर्ब है। और अभी अभी हमने यहाँ पर डिफिनेशंस में लिख दिया कि एडवर्ब डिस्क्राइब करता है या क्वालिफाई करता है किस चीज़ का? एडजेक्टिव का, या तो फिर किसी दूसरे एडवर्ब का, या तो फिर वर्ब का। पर इस सेंटेंस में ये जो फास्ट है इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये जो फास्ट है ये हमारा एडवर्ब है। अब हमने यहां पर लिखा था कि सर आपने लिखा है कि एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, तो इस 3 सेंटेंस से तो हमें पता नहीं चला कि एडवर्ब जो है किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, दे रन वेरी फास्ट। अब अभी अभी हमने बोला कि फास्ट एडवर्ब है और इस सेंटेंस में हमने बोला कि वेरी एडवर्ब है जो ब्यूटीफुल जैसे एडजेक्टिव वर्ड्स को क्वालिफाई कर रहा है।
पर इस वर्ड में ये सर सब्जेक्ट हुआ और रन हमारा वर्ब हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस रन को यानी कि इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट, और इस फास्ट जैसे एडवर्ब को, जो ये एक एडवर्बियल वर्ड है, इसे क्वालिफाई कर रहा है वेरी। तो यहाँ पर फास्ट एक एडवर्ब है और वेरी भी एक एडवर्ब है, और जब दोनों एक एडवर्ब है तो कहीं ना कहीं इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये वाली एडवर्ब। इसीलिए तो कहते हैं कि एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गया है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कभी कभार क्या होता है ना कि सेंटेंस के जरिए से, लैंग्वेज होता ही क्या, लैंग्वेज में हम अपने विचार या तो अपने अनुभव को एक्सप्रेस करते हैं, और कई बार होता है कि जब आप लैंग्वेज के जरिए से अपने विचार को जब एक्सप्रेस करते हैं तो कई बार हम अपने फीलिंग और अपने इमोशन को भी एक्सप्रेस करना होता है। सडन इमोशन या सडन फीलिंग्स को जब आप किसी वर्ड या तो सेंटेंस में या तो लैंग्वेज में जुमले के जरिए से जब आप एक्सप्रेस करते हो तो आप इंटरजेक्शन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं उसे आप यूज करते हो। जैसे अगर मान लो कि अचानक आपके घर में कोई घटना घट गया, तो यहाँ पर एक सैड या तो एक उदासीन इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करना है, तो आप क्या कहोगे कि मान लो सपोज ऐसा ना हो, सपोज कोई फैमिली मेंबर जो एजेड था हमारी फैमिली मेंबर्स में और वो चल बसा, तो हम कहेंगे ना अलाश, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंड फादर हैज डाइड। हाय, मेरे दादाजी अब नहीं रहे। अब यहाँ पर जो अलाश है ये एक इंटरजेक्शन है, क्योंकि इस वर्ड से हम एक सडन इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए, सपोज अगर मुझे किसी को शाबाशी देना है तो हम कहते हैं ना ब्रेवो, ब्रेवो, यू हैव डन वेल। तो यहाँ पर जो ये ब्रेवो है ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है। और ध्यान रहे कि जब कभी भी किसी भी इंटरजेक्शन वर्ड को आप सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो तो उस इंटरजेक्शन वर्ड्स को लिखने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या तो एक्सक्लेमेटरी साइन को आपको यहाँ पर डिनोट करना होता है। ये बड़ा ही जरूरी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस इंटरजेक्शन को समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ। ओह, आई हैव लॉस्ट माई पेन। तो यहाँ पर ओह इंटरजेक्शन है। आप अगर मेरे चैनल में टपक गए हैं ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।